आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योग्राफी विद ऋषि जाट पर स्वागत है। पेश है डेस्क वर्क मॉडल पेपर नंबर 6 सामाजिक विज्ञान कक्षा 10। मॉडल पेपर 6 माध्यमिक परीक्षा 2023 कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान पूर्णांक 80 समय 3 घंटे 15 मिनट। बहुविकल्प वाले प्रश्न खंड ए। प्रश्न 1, निम्न प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन करो। 1 अप्रैल, प्रथम प्रश्न, अप्रैल 1930 को दांडी में नमक बनाकर गांधी जी ने जिस आंदोलन को शुरू किया था वह था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सही उत्तर होगा ब, सविनय अवज्ञा आंदोलन। प्रश्न 2, 1930 में दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर अंबेडकर ने। सही उत्तर होगा ए, डॉक्टर अंबेडकर ने। प्रश्न 3, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस संस्था की स्थापना की गई? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में 2 संस्थाएं थी, IFMS और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक। तो इसमें दे रखा है यूनिसेफ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सह विश्व स्वास्थ्य संगठन और द यूनेस्को। सही उत्तर होगा ब, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की। प्रश्न 4, निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध करवाती है? ए में हेल, ब में सेल, स में टाटा, द में MNCC। सही उत्तर है ब, सेल। प्रश्न 5, 1821 से या 21 में 21 में है 1821 में संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने शुरू किया? तो संवाद कौमुदी लिखी थी राजा राममोहन राय ने। तो सही उत्तर होगा ब, राजा राममोहन राय। संवाद कौमुदी के लेखक प्रकाशक है राजा राममोहन राय। प्रश्न 6, निम्न में से क्या राजनीतिक दलों के लिए चुनौती नहीं है? ए, पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का न होना चुनौती है, वंशवाद भी चुनौती है, पैसा और आपराधिक तत्वों का गठजोड़ यह भी चुनौती है, द सार्थिक विकल्प का होना ये चुनौती नहीं है। सही उत्तर होगा द। प्रश्न 7, निम्न में से कौन सी लोकतंत्र के विस्तार की चुनौती नहीं है? ए, सत्ता पर सैनिक नियंत्रण को समाप्त कर एक कारगर शासन स्थापित करना। ब, स्थानीय सरकार को अधिक शक्तियां देना, ये चुनौती है विस्तार की। निर्णय प्रक्रियाओं में महिलाओं को शामिल करना, यह भी विस्तार की चुनौती है। द, लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों को सभी इलाकों में लागू करना, यह भी विस्तार की चुनौती है। तो कौन सी नहीं है? ए। सही उत्तर होगा इनमें ए, सत्ता पर सैनिक नियंत्रण को समाप्त कर एक कारगर शासन व्यवस्था स्थापित करना। सही उत्तर होगा ए, क्योंकि सत्ता पर सैनिक नियंत्रण को समाप्त करके कारगर शासन स्थापित करना लोकतंत्र की स्थापना की चुनौती है, न कि विस्तार की। अब आगे प्रश्न 8, निम्न में से किस देश में द्विदलीय शासन व्यवस्था है? भारत में बहुदलीय, फ्रांस में बहुदलीय, संयुक्त राज्य अमेरिका में द्विदलीय शासन व्यवस्था है। सही उत्तर होगा स। 9वां प्रश्न 2, वर्तमान समय में भारत में उपभोक्ता संगठन है, लगभग 2000 से अधिक उपभोक्ता संगठन है। सही उत्तर होगा ब, 2000 से अधिक। प्रश्न 10, स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं सदस्यों द्वारा। सही उत्तर होगा ब, सदस्यों द्वारा। प्रश्न 11, निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है? ए, स्टील, ब, एल्यूमिनियम प्रगलन, स, इलेक्ट्रॉनिक्स और द, सूचना प्रौद्योगिकी। तो निम्न में से सही उत्तर है स, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग जो होता है वह इस तरह के दूरभाष, कंप्यूटर आदि यंत्र का निर्माण करता है। स उत्तर होगा इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स। प्रश्न 12, वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है। ए, सभी लोगों के, ब, विकसित देशों के लोगों के, स, विकासशील देशों के लोगों के और द, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें किताब के अनुसार तो उत्तर ब से ये विकसित देशों के लोगों के। ब, आपकी बुक के अनुसार जो दे रखा है उसके अनुसार सही उत्तर है विकसित देशों के लोगों के। वैसे वैश्वीकरण ने जीवन स्तर में सुधार सभी लोगों में किया है, पर किताब के अकॉर्डिंग उत्तर सही होगा ब, विकसित देशों के लोगों के जीवन स्तर में ज़्यादा सुधार हुआ है वैश्वीकरण के कारण। प्रश्न 2,
रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला है विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में की कोई कमी नहीं थी, तो यहाँ होगा मानव श्रम या मजदूरों, मानव श्रम की कोई कमी नहीं थी। दूसरा, प्रथम विश्व युद्ध मित्र राष्ट्रों और के बीच लड़ा गया, यहाँ आएगा धुरी राष्ट्रों या केंद्रीय शक्तियाँ, या धुरी राष्ट्रों पर दो या केंद्रीय शक्तियाँ। तो प्रथम विश्व युद्ध जो मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्रों के बीच लड़ा गया। तीसरा, पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में ही है, तो यहाँ आएगा जाति पर, यहाँ आएगा जाति पर आधारित विभाजन सिर्फ भारत में ही है। चौथा, रिक्त स्थान यदि महिलाएं कार्य करती है तो घर और समाज में उनका आदर बढ़ जाता है। तो महिलाएं वेतनभोगी कार्य करती है, नौकरी करती है या वेतनभोगी कार्य करती है तो घर और समाज में उनका आदर बढ़ जाता है। पांचवा, के कारण ऋण का बोझ बढ़ जाता है, तो इसमें आएगा ब्याज दर, ज़्यादा ब्याज दर होती है तो ऋण का बोझ बढ़ जाता है, तो यहाँ आएगा ब्याज दर के कारण ऋण का बोझ बढ़ जाता है। छठा, कोपरा का में संशोधन हुआ जिसमें अब इंटरनेट के माध्यम से खरीद भी शामिल है। तो कोबरा में 2019 में कोबरा जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है उसमें 2019 में संशोधन हुआ जिसमें अब इंटरनेट के माध्यम से खरीद को भी शामिल कर लिया गया है। इन अति लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में दीजिए। पहला, जापान की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? उत्तर डायमंड सूत्र। प्रश्न 2, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किन दो महाशक्तियों का उदय हुआ? उत्तर संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ का। प्रश्न 3, ब्रिटेन में सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने प्रस्तुत की थी? उत्तर रिचर्ड आर्कराइट ने। प्रश्न 4, भारत की सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल कौन सी है? उत्तर चावल। 2 नंबर पर है गेहूँ। 5वां, स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत कराची पत्तन की कमी को पूरा करने के लिए विकसित किए गए बंदरगाह का नाम बताइए। उत्तर कांदला बंदरगाह जो गुजरात में है और ये एक ज्वारीय बंदरगाह है। प्रश्न 6, अलोकतांत्रिक सरकारें लोकतंत्र की तुलना में जल्दी निर्णय क्यों ले लेती है? उत्तर क्योंकि उन्हें विधायिका का सामना नहीं करना होता। प्रश्न 7, लोकतंत्र को सरकार का अधिक अच्छा रूप क्यों माना जाता है? कोई 2 कारण बताइए। उत्तर लोकतंत्र व्यक्ति की गरिमा बढ़ाता है। दूसरा, ये वैध शासन व्यवस्था है जो कानून के अनुसार चलती है। 8वां प्रश्न, भारत में वास्तविक लोकतंत्र लाने के लिए राजनेताओं में किस प्रकार का सुधार होना आवश्यक है? उत्तर भारत में जब तक नेता जाति धर्म की सीमाओं से ऊपर नहीं उठेंगे तब तक वास्तविक लोकतंत्र नहीं आएगा। प्रश्न 9, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र क्यों कहा जाता है? उत्तर तृतीय क्षेत्र की गतिविधियों से वस्तुओं की बजाय सेवाओं का सृजन होने के कारण तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। प्रश्न 10, आर्थिक विकास के साथ साथ किस क्षेत्र की भूमिका बढ़ती जाती है? उत्तर तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र की। जो जो आर्थिक विकास होता है तृतीय क्षेत्र की भूमिका बढ़ती जाती है। प्रश्न 11, अतिरिक्त रोजगार के सृजन का कोई एक उपाय सुझाइए। उत्तर अतिरिक्त रोजगार सृजन हेतु लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास किया जाना चाहिए। 12वां, जल दुर्लभता क्या है? उत्तर आवश्यकता की तुलना में स्वच्छ जल की कमी होना जल दुर्लभता कहलाती है। खंड ब, लघुतरात्मक प्रश्न 4 से 16, शब्द सीमा 50 शब्द। प्रश्न 4, फ्रांस में नेपोलियन द्वारा प्रारंभ की गई नागरिक संहिता 1804 की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो नेपोलियन संहिता 1804 में लागू हुई थी। इसकी विशेषताएं निम्न है। उत्तर नागरिक संहिता 1804 ने जन्म आधारित विशेषाधिकारों को समाप्त किया। दूसरा, कानून के समक्ष समानता और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया। शहरों में कारीगरों को श्रेणी संघों के नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया। यातायात व संचार व्यवस्था को सुधारा गया और सामंती व्यवस्था को खत्म किया गया। प्रश्न 5, मानव विकास सूचकांक का महत्व बताइए। उत्तर
मानव विकास सूचकांक का महत्व निम्नलिखित है। यह देश के विकास के स्तर का संकेत देता है। 2, इसके माध्यम से जीवन प्रत्याशा, साक्षरता एवं प्रति व्यक्ति आय की जानकारी मिलती है। 3, यह बताता है कि विभिन्न देश मानव विकास की दिशा में कितने अग्रसर हुए हैं। प्रश्न 6, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली से क्या आशय था? उत्तर, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली से इसका आशय अभिप्राय ऐसी व्यवस्था से था जिसमें उन्हें अपने संसाधनों पर वास्तविक अर्थों में नियंत्रण मिल जा सके, जिसमें उन्हें विकास के लिए अधिक सहायता मिल सके, कच्चे माल के सही दाम मिले और अपने तैयार सामानों को विकसित देशों के बाजारों में बेचने के लिए उचित पहुंच मिले। प्रश्न 7, स्थायी वन क्षेत्र क्या है? उत्तर, स्थायी वन क्षेत्र वे हैं जिन्हें सरकार ने आरक्षित वन या तथा आरक्षित वनों में बांट रखा है। अर्थात आरक्षित वन क्षेत्रों को स्थायी वन क्षेत्र कहा जाता है। ये ऐसे वन क्षेत्र हैं जिनका रख रखाव इमारती लकड़ी, अन्य वन पदार्थों तथा उनके बचाव के लिए किया जाता है। प्रश्न 8, जल दुर्लभता के गुणात्मक पहलू का वर्णन कीजिए। उत्तर, जल दुर्लभता जल की खराब गुणवत्ता के कारण भी हो सकती है। कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां लोगों की आवश्यकता के लिए प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद यह घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों, रसायनों, कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों द्वारा प्रदूषित है और मानव उपयोग के लिए खतरनाक है। यही जल दुर्लभता का गुणात्मक पहलू है, यानी जल होते हुए भी जल को हमने प्रदूषित कर दिया और हमारे लिए हमने जल दुर्लभता पैदा कर ली। प्रश्न 9, कर्तन दहन प्रणाली कृषि के बारे में आप क्या जानते हैं? उत्तर, कर्तन दहन प्रणाली कृषि में किसान जमीन के टुकड़े साफ करके उस पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं। जब मिट्टी की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है तो उस भूमि को छोड़कर कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। इसमें जमीन के जंगलों को जलाकर साफ करते हैं। इस कारण इसे झूम या कर्तन दहन प्रणाली कहते हैं। प्रश्न 10, स्पष्ट कीजिए परिवहन, संचार व व्यापार एक दूसरे के पूरक हैं। उत्तर, परिवहन, संचार और व्यापार परस्पर पूरक है। सक्षम व तीव्र गति वाले परिवहन से आज विश्व एक बड़े व्यापार, बड़े गांव में परिवर्तित हो गया है। परिवहन का ये विकास संचार साधनों के विकास की सहायता से ही संभव हो सका है। इसी कारण परिवहन, संचार व व्यापार एक दूसरे के पूरक है। प्रश्न 11, श्रीलंका की जातीय संरचना को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, श्रीलंका की जातीय संरचना, श्रीलंका में मुख्यतः 3 भाषाई समूह हैं, जिसमें 74% के लगभग सिंहली भाषी, 18% के लगभग तमिल भाषी और 7% के लगभग ईसाई लोग हैं जो सिंहली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। सिंहली भाषा बोलने वाले अधिकतर लोग बौद्ध हैं और तमिल भाषा बोलने वालों में हिंदू तथा मुस्लिम दोनों शामिल हैं। प्रश्न 12, यूएसए में नागरिक अधिकार आंदोलन का संक्षिप्त वर्णन करो। उत्तर, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन 1954 से 1968 तक चला। यह घटनाओं और सुधार आंदोलनों का एक सिलसिला था जिसका उद्देश्य अफ्रो अमेरिकी लोगों के विरुद्ध होने वाले नस्ल आधारित भेदभाव को मिटाना था। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के नेतृत्व में लड़े गए इस आंदोलन का स्वरूप पूरी तरह अहिंसक था। प्रश्न 13, बामसेफ क्या है, इसके प्रमुख उद्देश्य बताइए। उत्तर, बामसेफ का पूरा नाम बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन है। यह सरकारी कर्मचारियों का एक संगठन है। बामसेफ के उद्देश्य, यह संगठन जातिगत भेदभाव के खिलाफ अभियान चलाता है तथा इस भेदभाव के विरुद्ध सदस्यों की समस्याओं को देखता है। यह सामाजिक न्याय और सामाजिक समानता चाहता है। प्रश्न 14, मौसमी बेरोजगारी क्या है। उत्तर, मौसमी बेरोजगारी की वह स्थिति जिसमें लोगों को पूरे साल काम नहीं मिलता, अर्थात साल के कुछ महीनों में ये लोग बिना काम के रहते हैं, मौसमी बेरोजगारी कहलाती है। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में खराब मौसम के कारण उत्पन्न बेरोजगारी या फसल कटाई के बाद उत्पन्न बेरोजगारी। प्रश्न 15, भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर किस तरह नज़र रखता है, ये जरूरी क्यों है। उत्तर, भारतीय रिजर्व बैंक ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नज़र रखता है।
उदाहरण के लिए बैंक अपनी नकद जमा का एक न्यूनतम नकद हिस्सा अपने पास रखते हैं। रिजर्व बैंक नजर रखता है कि बैंक वास्तव में नकद शेष बनाए हुए है या नहीं। प्रश्न 16, भारत में उपभोक्ता आंदोलन की प्रगति की समीक्षा करें। उत्तर, भारत में 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप से उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ तथा 1970 के दशक तक उपभोक्ता संस्थाएं वृहद स्तर पर उपभोक्ताओं के अधिकारों से संबंधित आलेखों के लेखन और प्रदर्शनी का आयोजन कार्य करने लगी। उपभोक्ता आंदोलन के दबाव में 1986 में भारत में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 जारी हो सका, जिसके तहत उपभोक्ता अदालतों का गठन हुआ। खंड से प्रश्न 17 से 20, शब्द सीमा 100 शब्द। प्रश्न 17, जूसेप मेस्नी या मेजिनी कौन था? इटली के एकीकरण में मेस्नी या मेजिनी के योगदान का उल्लेख कीजिए। उत्तर, जूसेप मेस्नी या मेजिनी इटली का एक क्रांतिकारी व्यक्ति था। उसका जन्म 1807 ईस्वी में जेनोवा में हुआ। युवा होते ही वह कार्बोनरी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया। 24 साल की युवावस्था में लिगुरिया क्रांति करने के कारण उसे बहिष्कृत कर दिया गया। इसके पश्चात उसने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की, यंग इटली और यंग यूरोप। पहला था मार्सेई में यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरोप, जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस। पहला यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरोप, जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मनी राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा थे। मेस्नी का योगदान। मेस्नी या मेजिनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी, अतः इटली छोटे राज्यों की तरह नहीं रह सकता था। उसे जोड़कर राष्ट्रों के व्यापक गठबंधन के अंदर एकत्रीकृत गणतंत्र बनाना ही था। वह एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता था। मेस्नी द्वारा राजतंत्र का घोर विरोध किया गया और उसने अपने प्रजातांत्रिक गणतंत्रों के स्वप्न से रूढ़िवादियों को हरा दिया था। प्रश्न 18, भारत में संसाधनों की उपलब्धता में बहुत विविधता है, समझाइए। उत्तर, भारत में संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। यहाँ ऐसे प्रदेश भी है जहाँ एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है परंतु दूसरी तरह के संसाधनों की कमी है। कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की दृष्टि से आत्मनिर्भर है और कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ महत्वपूर्ण संसाधनों की अत्यधिक कमी है। उदाहरण के लिए झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में खनिजों और कोयले के प्रचुर भंडार है। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं परंतु मूल विकास की कमी है। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत है लेकिन जल संसाधनों की कमी है। लद्दाख का शीत मरुस्थल सांस्कृतिक विरासत का धनी है परंतु यहाँ जल आधारभूत अवसंरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। इस प्रकार भारत में संसाधनों की उपलब्धता में क्षेत्रवार बहुत विविधताएं पाई जाती है। प्रश्न 19, भारत की सामाजिक और अर्थ धार्मिक विविधता को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, भारत की सामाजिक विविधता। भारत में अनेक जाति समूहों के लोग रहते हैं। जनगणना में यहाँ सिर्फ 2 विशिष्ट समूह अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों की गणना अलग से दर्ज की जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की संख्या क्रमशः 16.6 तथा 8.6 है। भारत की धार्मिक विविधता। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। यहाँ हिंदू 79.8% है, मुसलमान 14.2%, ईसाई 2.3%, सिख 1.7%, बौद्ध 0.7% और जैन 0.4% तथा अन्य धर्मावलंबी 0.7 तथा कोई धर्म नहीं मानने वाले भी 0.2% है। प्रश्न 20, व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण और वैश्वीकरण की प्रक्रिया में कैसे सहायता पहुंचाता है? उत्तर, व्यापार अवरोधों को हटाना। व्यापार एवं निवेश नीतियों के उदारीकरण से हमारा तात्पर्य आयात निर्यात पर लगे प्रतिबंधों को कम करने से है।
यदि इन प्रतिबंधों को कम कर दिया जाएगा तो दो देशों के बीच आर्थिक गतिविधियां बढ़ेगी, विदेशी व्यापार में वृद्धि होगी तथा विदेशी निवेश बढ़ेगा। इस प्रकार उदारीकरण के फलस्वरूप वैश्वीकरण की प्रक्रिया में तेजी आएगी। दूसरा, निवेश का उदारीकरण। इस नीति के अंतर्गत बहुराष्ट्रीय कंपनियां दूसरे देश में जहां निवेश का उदारीकरण किया गया है निवेश करने के लिए स्वतंत्र होती है। इससे उस देश में विदेशी निवेश निरंतर बढ़ता है और वहां पर रोजगार उत्पन्न होते हैं। खंड द निबंधात्मक प्रश्न 21 और 22। शब्द सीमा 250 शब्द है। प्रश्न 21, रोलेट एक्ट क्या था? गांधी जी द्वारा रोलेट एक्ट का विरोध किए जाने का विवरण दीजिए। उत्तर, रोलेट एक्ट। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बढ़ती हुई लोकप्रियता से ब्रिटिश सरकार बड़ी चिंतित थी, अतः उसने राष्ट्रवादियों के दमन के लिए कठोर कानून बनाने का निश्चय किया। मार्च 1919 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने रोलेट एक्ट पारित किया। इस कानून के द्वारा ब्रिटिश सरकार को राजनीतिक गतिविधियों का दमन करने तथा राजनीतिक बंदियों को 2 वर्ष तक बिना मुकदमा चलाए बंद रखने का अधिकार मिल गया। राजनीतिक गतिविधियों का दमन करने तथा राजनीतिक बंदियों को 2 वर्ष तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया। इससे भारतीयों में तीव्र आक्रोश उत्पन्न हुआ। गांधी जी द्वारा रोलेट एक्ट का विरोध। अब गांधी जी ने रोलेट एक्ट का विरोध कैसे किया? गांधी जी ने रोलेट एक्ट का घोर विरोध किया। इसके विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन चलाने का निश्चय किया। उन्होंने संपूर्ण देश में 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल करने का आह्वान किया। गांधी जी के आह्वान पर विभिन्न स्थानों पर हड़ताल की गई और रैली जुलूसों का आयोजन किया गया। रेलवे वर्कशॉप में श्रमिक हड़ताल पर चले गए। ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति। अब इसके विरुद्ध ब्रिटिश सरकार ने दमनकारी नीतियाँ अपनाई। ब्रिटिश सरकार ने इस जन आंदोलन को कुचलने के लिए दमनकारी नीति अपनाई। सरकार ने अमृतसर में अनेक राष्ट्रवादी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। गांधी जी के दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी गई और जनरल डायर द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम दिया गया। इसमें आप जलियांवाला हत्याकांड को विस्तार से लिख सकते हैं। आगे प्रश्न 21 का अथवा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदान का वर्णन कीजिए। उत्तर, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का योगदान। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ अनेक आंदोलन चलाए। पहला है, ब्रिटिश सरकार ने 1919 में रोलेट एक्ट पारित किया, जिसके अनुसार सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने तथा राजनीतिक बंदियों को 2 वर्ष तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया। गांधी जी ने इसके विरुद्ध राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया। 2, 1921 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया। इस आंदोलन के दौरान विदेशी माल का बहिष्कार किया गया। शराब की दुकानों पर धरना पिकेटिंग की गई। विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए तथा शिक्षकों ने त्याग पत्र सौंप दिए। मद्रास के अतिरिक्त अधिकतर प्रांतों में परिषद चुनाव का बहिष्कार किया गया। 3, सविनय अवज्ञा आंदोलन। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 कार्यकर्ताओं के साथ नमक यात्रा शुरू की और ये यात्रा साबरमती यानी गांधी जी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक स्थान पर जाकर समाप्त होनी थी। 6 अप्रैल को गांधी जी दांडी पहुंचे और वहां नमक बनाकर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। हजारों लोगों ने नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। अनेक स्थानों पर विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। शराब की दुकानों पर धरना दिया गया। 4, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। क्रिप्स मिशन की असफलता एवं द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव ने भारत में व्यापक असंतोष को जन्म दिया, जिसके फलस्वरूप गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को पूरी तरह से भारत छोड़ने पर जोर दिया। 8 अगस्त 1942 को पूरे देश में व्यापक पैमाने पर एक अहिंसक जन संघर्ष का आह्वान किया गया। इसी अवसर पर गांधी जी ने प्रसिद्ध करो मरो का नारा दिया। भारत छोड़ो के इस आह्वान ने देश के अधिकतर हिस्सों में राज व्यवस्था को ठप कर दिया। लोग स्वतः स्फूर्त आंदोलन में कूद पड़े। लोगों ने हड़तालें की और राष्ट्रीय गीतों एवं नारों के साथ प्रदर्शन किए एवं जुलूस निकाले। यह आंदोलन वास्तव में एक जन आंदोलन था।
जिसमें छात्र, मजदूर, किसान जैसे हजारों साधारण लोगों ने हिस्सा लिया था। प्रश्न 22, भारत की भाषाई विविधता पर एक लेख लिखिए। उत्तर, भारत की भाषाई विविधता। भारत में भाषाओं को संख्या के संबंध में अधिकृत नवीनतम सूचना 2011 की जनगणना के आंकड़ों से मिलती है। इस जनगणना में लोगों ने 1300 से ज़्यादा अलग अलग भाषाओं को अपनी मातृभाषा के रूप में दर्ज कराया था। इन भाषाओं को प्रमुख भाषाओं के साथ समूहबद्ध कर दिया जाता है, जैसे भोजपुरी, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, और ऐसी ही दूसरी भाषाओं को हिंदी के अंदर जोड़ दिया जाता है। ऐसे संबंधबद्धता के बाद भी जनगणना में 121 प्रमुख भाषाएं पाई गई। इनमें से 22 भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है और इसी कारण इन्हें अनुसूचित भाषाएं कहा जाता है। बाकी को गैर अनुसूचित भाषा कहते हैं। भाषा के हिसाब से भारत दुनिया का संभवतः सबसे ज़्यादा विविधता वाला देश है। भारत की अनुसूचित भाषाएं और भाषा बोलने वालों का अनुपात। असमिया 1.26% लोग बोलते हैं, बांग्ला 8.03%, बोडो 0.12%, डोगरी 0.21%, गुजराती 4.58%, हिंदी 43.63%, कन्नड़ 3.61%, कश्मीरी 0.56%, कोंकणी 0.19%, मैथिली 1.12%, मलयालम 2.88%, मणिपुरी 0.15%, मराठी 6.86%, नेपाली 0.24% और ओडिया 3.10% और पंजाबी 2.74%। आगे संस्कृत नगण्य बहुत कम लोग बोलते हैं इसको 18। संथाली 3.61%, सिंधी 0.23%, तमिल 5.70%, तेलुगु 6.70% और उर्दू 4.19%। इस सूची से स्पष्ट होता है कि कोई एक भाषा बहुसंख्यक भारतीयों की मातृभाषा नहीं है। सबसे बड़ी भाषा हिंदी भी सिर्फ 44% लोगों की ही मातृभाषा है। अगर दूसरी और तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी जानने वालों की संख्या भी जोड़ दी जाए तो 2011 में ये संख्या 50% से कम ही है। प्रश्न 22 का अथवा। भारत में शक्तियों के विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच को स्पष्ट कीजिए। 1992 के संविधान संशोधन द्वारा शक्तियों के विकेंद्रीकरण को किस प्रकार शक्तिशाली व प्रभावी बनाया गया? उत्तर, भारत में शक्तियों का विकेंद्रीकरण जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो उसे शक्तियों या सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। विकेंद्रीकरण के पीछे मूल उद्देश्य सोच यह है कि अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से होता है। हो सकता है। लोगों को अपने क्षेत्र की समस्याओं की बेहतर समझ होती है। लोगों को इस बात की भी अच्छी जानकारी होती है कि पैसा कहाँ खर्च किया जाए और चीज़ों को अधिक कुशलता से उपयोग किस तरह किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसलों में सीधी भागीदार बनाना भी संभव हो जाता है। इससे लोकतंत्र में भागीदारी की आदत पड़ती है। स्थानीय सरकारों की स्थापना स्वशासन के लोकतांत्रिक सिद्धांत को वास्तविक बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। भारत में 1992 का संविधान संशोधन तथा विकेंद्रीकरण को प्रभावी बनाना। भारत में विकेंद्रीकरण की जिस दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया, भारत के संविधान में संशोधन करके स्थानीय स्वशासन को अधिक शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया। यथा अब स्थानीय स्वशासन निकायों की चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है। 2. निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित हैं। 3. कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। 4. हर राज्य में पंचायत और नगरपालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक एक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया है।
5. राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता है। प्रश्न 23. दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित कीजिए। 1. सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। दूसरा साबरमती नदी, विजयवाड़ा और अमरकंटक। अथवा 23वें के अथवा में नागपुर, कोरापुट, शिमोगा और दुर्ग। चलो उत्तर 23वें का उत्तर पहला है सतपुड़ा, दूसरा साबरमती, तीसरा विजयवाड़ा और चौथा अमरकंटक। तो सतपुड़ा क्या है? एक पर्वत श्रृंखला है। और सतपुड़ा पर्वत कहाँ पाया जाता है? तो ये मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में। यहाँ पर्वत श्रृंखला है सतपुड़ा। तो यहाँ है सतपुड़ा, ये सतपुड़ा यहाँ है। ये हमने यहाँ भर देंगे हमें सतपुड़ा। फिर है साबरमती। साबरमती क्या है? नदी है जो राजस्थान से आती है और उसमें गिरती है। तो साबरमती जगह भी है और नदी भी है, ये साबरमती नदी। तीसरा है विजयवाड़ा। विजयवाड़ा कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। ये आंध्र प्रदेश में यहाँ है विजयवाड़ा, यहाँ विजयवाड़ा। अगला है अमरकंटक। तो अमरकंटक ऊंची चोटी है और अमरकंटक कहाँ पड़ता है? यहाँ स्थित है अमरकंटक, यहाँ पर, यहाँ मध्य प्रदेश में। यहाँ ये अमरकंटक है, अमरकंटक। ये चारों स्थान पूरे हुए। अब अगला मैप 23वें का अथवा नागपुर, कोरापुट, शिमोगा और दुर्ग इन्हें हमें मैप में भरना है। सबसे पहले भरेंगे हम नागपुर। यहाँ स्थित है नागपुर, मध्य प्रदेश से ठीक नीचे यहाँ नागपुर। दूसरा है कोरापुट। कोरापुट पड़ता है आपके ये उड़ीसा में। उड़ीसा का वह भाग जो इधर निकला हुआ है, यहाँ स्थित है आपका नीचे की ओर। यहाँ है कोरापुट। इसके बाद है शिमोगा। शिमोगा कर्नाटका में, यहाँ स्थित है कर्नाटका में, यहाँ शिमोगा। फिर है दुर्ग। ये छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में, ये छत्तीसगढ़ में यहाँ स्थित है दुर्ग। ये यहाँ हो गया, ये छत्तीसगढ़ में दुर्ग। इस तरह ये मैप पूरा हुआ। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।